हेलो बच्चों, सेल पढ़ रहे थे हम लोग। सेल में हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत हमारे 4 सेल ऑर्गेनेली आते हैं, जिसके लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, वो गर्ल, वोक्यूल, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। होप है कि आपने उसको देखा भी होगा। और आज हम लाइसोसोम को डिस्कस कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था, प्रोटीन और लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसाइज कर रहा था। गोल्गी बॉडी क्या कर रहा था, उस प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई कर रहा था और मॉडिफाई करके पैक करके भेज रहा था। ठीक है। अच्छा, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने बोल दिया कि गोल्गी बॉडी मॉडिफाई कर रहा है, तो मॉडिफाई का मतलब क्या हुआ? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाया, प्रोटीन बनाया, ठीक है, तो बना तो दिया, लेकिन अब इसको मॉडिफिकेशन कौन करेगा? गोल्गी बॉडी। और मॉडिफिकेशन कैसे करेगा? जो लिपिड बनाया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोलिपिड में, ग्लाइकोलिपिड। ओके, मॉडिफिकेशन कर दिया, इसमें ग्लाइको लगा दिया, ग्लूकोज लगा दिया, है ना। प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोप्रोटीन में, मॉडिफिकेशन हो गया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड, प्रोटीन एंड स्टेरॉयडल हार्मोन बनाते हैं, जबकि गोल्गी बॉडी उस लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ग्लाइकोसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, हम क्योंकि आज लाइसोसोम पढ़ने वाले हैं, तो लाइसोसोम एक्चुअली में बनता कहाँ से है, कहाँ से जनरेट होता है? जैसे गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, ऐसे बनाया था हमने गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी के हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं गोल्गी बॉडी को। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं वेसिकल्स, वेसिकल्स। यही वेसिकल्स टूट जाते हैं यहाँ से, जब डिटैच्ड हो जाते हैं यहाँ से, तो हम उनको लाइसोसोम कह देते हैं, लाइसोसोम। इसी में से कुछ लाइसोसोम बन जाएंगे और कुछ जो थोड़ा बड़े साइज के होंगे उनको हम वैक्यूल बोल देंगे, वैक्यूल बोल देंगे। तो वैक्यूल को हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले हम लाइसोसोम को देखते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि लाइसोसोम बनते कहाँ से, तो एक्चुअली लाइसोसोम गोल्गी बॉडी से ही बनते हैं। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, मतलब कि इनके ऊपर सिर्फ एक मेम्ब्रेन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सेल के अंदर जो मोस्टली सेल ऑर्गेनेली होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब डबल बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन लाइसोसोम और एक सेल ऑर्गेनेली और है जो सिंगल बाउंडेड स्ट्रक्चर है। कौन सा वो सेल ऑर्गेनेल है जो सिंगल बाउंडेड है लाइसोसोम के अलावा? वो आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है लाइसोसोम। इसकी डिस्कवर किया था डी डुवे ने। अकर्स इन ऑल सेल, ये सभी सेल के अंदर मोस्टली पाया जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ गोल्गी बॉडी है तो जाहिर सी बात है लाइसोसोम भी होगा। बट एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी में ये देखने को नहीं मिलता। इसके कई सारे नाम है, इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, डिस्पोजल सिस्टम बोलते हैं, स्कैवेंजर बोलते हैं। स्कैवेंजर मतलब सफाई करने वाला, सुसाइडल बैग, सुसाइड कर लेगा ये। ठीक है, डिस्पोजल सिस्टम फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे लाइसोसोम है तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हैं। कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जैसे कौन कौन से? प्रोटीएज, लाइपेज, कार्बोक्सिलेज। प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एंजाइम, लाइपेज लिपिड का डाइजेशन करने वाला एंजाइम, कार्बोक्सिलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाला एंजाइम। ये सारे एंजाइम इसके अंदर होंगे। और इसके अंदर जो पीएच होगा इसका, वो कैसा होगा? एसिडिक होगा, मतलब ये एसिड इसके अंदर भरा है। मतलब इसका जो नेचर है वो कुछ ऐसा है कि जल जाऊंगा, जला दूंगा, ऐसा समझो। मतलब इसके अंदर ये एसिड से भरा हुआ बैग है, अगर ये फटा तो ये पूरी सेल को ले जाएगा। और ऐसा होता है कि ये मतलब किसी भी चीज को मारने के काम आएगा, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कह रहे हैं भाई। ये सुसाइड मतलब खुद भी सुसाइड करेगा और अपने साथ साथ इस सेल को भी सुसाइड करवा देगा अगर ये फटा तो, क्योंकि इसके अंदर एसिड भरा हुआ है। हाइड्रोलेज एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे, लिपिड को डाइजेस्ट कर देंगे। और प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं सबसे हमारा सेल बना हुआ है, इन्हीं सब चीज़ों का सेल के अंदर कंटेंट है। तो अगर ये फटा ये बैग तो क्या होगा? जल जाएगा, जला देगा। ठीक है, एसिड से भरा हुआ बैग है सेल के अंदर। इसके थोड़े फंक्शन अगर हम देखेंगे तो हमें इसके बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके मेनली हम 3 फंक्शन देखते हैं, फैगोसाइटोसिस, ऑटोफेजी एंड एपोप्टोसिस। एक एक करके इसका फंक्शन देते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फैगो मतलब भक्षण करना, खाना। ये किसी चीज को खाता है। अब किसको खाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल है आपकी, ठीक है, सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया अंदर आ गया, ठीक है, तो सेल क्या करती है? ये बैक्टीरिया मान लीजिए अंदर गया, इसको हम डिटेल में कभी और अच्छे से आपको बताएंगे।
ये सेल अंदर गया, बैक्टीरिया जो है सेल के अंदर गया, ठीक है। अब इसके अंदर लाइसोसोम भी होगा। अब लाइसोसोम तो क्या है, एसिड से भरा हुआ बैग है, तो ये तुरंत ही क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के साथ फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज मतलब इसके साथ, इसको इसके चारों तरफ ये जाके ऐसे टकरा जाएगा, इससे टकराया जाएगा तो ये बैग फट जाएगा और इससे निकलने वाले हाइड्रोलेज एंजाइम इस बैक्टीरिया को पूरी तरीके से क्या कर देंगे, किल कर देंगे, मार देंगे। इसी को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया अंदर गया किसी भी सेल के अंदर, ये रहा आपका बैक्टीरिया, ये रहा बैक्टीरिया, ओके। इसके अंदर क्या है, एसिड से भरा हुआ बैग लाइसोसोम है। सेल तुरंत लाइसोसोम को सिग्नल देती है कि लाइसोसोम तुम फट जाओ, और ऐसा फटो कि इस बैक्टीरिया को अपने एसिड से, अपने हाइड्रोलेज एंजाइम से जला डालो। भाई बैक्टीरिया की बॉडी किससे बनी होगी, उसमें प्रोटीन होगा, जेनेटिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल होगा, यही सब होगा। तो जब ये फटेगा तो इसके पास प्रोटीज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, सब मिलके इसका डाइजेशन कर देंगे। इसके साथ ये फ्यूज कर जाएगा, फ्यूज मतलब टकरा जाएगा और अपने आप को जानबूझ के अपने बैग को ये बस्ट कर देगा, फट जाएगा और बैक्टीरिया को किल कर देगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, दूसरा इसका फंक्शन है ऑटोफैजी। ऑटोफैजी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई सेल है, इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली होते हैं। एक सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये इसका सेल का न्यूक्लियस हो गया और ये इसके अंदर ये लाइसोसोम हो गया। ये क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, एसिड पीएच है इसका। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, इतना पुराना हो चुका है कि अब ये काम नहीं कर रहा है। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, एटीपी को स्टोर करता है, यानी एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन अब ये बहुत पुराना हो गया, ये अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है, एटीपी को स्टोर नहीं कर रहा है, कोई पावर हाउस वजह से अब इसमें कोई बात नहीं रह गई। तो अब जब ये पुराना हो गया है तो सेल कहेगी क्या फालतू में यहाँ पर ये पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोई काम तो कर नहीं रहा, इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ से हटा ही देते हैं, इसको खत्म ही कर देते हैं। तो खत्म करने में सबसे तेज कौन है, लाइसोसोम। लाइसोसोम तो भैया एसिड से भरा हुआ बैग है, तो सिग्नल देती है लाइसोसोम को सेल कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को खत्म करो, और ये जाके इसके साथ फ्यूज हो जाता है, टकरा जाता है, या पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को कवर कर लेता है और एसिड से भरा हुआ बैग फट जाता है, खुद भी नष्ट हो जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इस तरीके से कोई भी सेल ऑर्गेनेली अगर पुराना हो गया है, अपना फंक्शन नहीं कर रहा है या बेकार हो चुका है, तो उसको मारने का काम करता है कौन, लाइसोसोम। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑटोफैजी, मतलब अपनी ही सेल के अंदर की ही चीजों को फैजी कर रहा है, मार रहा है, ठीक है। अब आते हैं एपोप्टोसिस। अगला फंक्शन इसका क्या है, एपोप्टोसिस। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी है। इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी सेल ही काम की नहीं रह गई। इसमें क्या था, सेल के अंदर किसी एक ऑर्गेनेली को मारना था, किसी सेल ऑर्गेनल को मारना था। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि पूरी सेल को ही मार देना है, मतलब ये पूरी सेल ही काम की नहीं रही है, कोई दिक्कत आ गई इस सेल में, ये अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है या पुरानी हो चुकी है, अब इस सेल को खत्म होना है, मरना है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड डेथ। प्रोग्राम्ड डेथ मतलब प्लानिंग करके मृत्यु दी जा रही है। सेल खुद अपनी मृत्यु का प्लान करती है कि मुझे मार दो, अब मैं किसी काम की नहीं हूं, मैं कोई काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मार दो अब। इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड डेथ, एपोप्टोसिस, यानी जिसको हम कह सकते हैं इच्छा मृत्यु। अब इच्छा मृत्यु है जिसको मारने के लिए इसी सेल के अंदर क्या है, आपका लाइसोसोम है, और लाइसोसोम तो भैया है ही है, जल जाऊंगा जला दूंगा वाला नेचर। तो लाइसोसोम इतना, बहुत सारे लाइसोसोम एक्चुअली एक साथ फट जाएंगे, कई लाइसोसोम हो सकते हैं ना एक सेल के अंदर, तो कई लाइसोसोम्स एक साथ फट जाएंगे। देखिए फट गया पूरे लाइसोसोम फट गया, और इन्होंने अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम को पूरी सेल में बिखो दिया, और पूरी सेल ही क्या हो गई, नष्ट हो गई, मर गई, प्रोग्राम्ड डेथ हो गई। मतलब प्लानिंग के साथ सेल ने अपने आप को मार दिया कि मैं मर ही जाऊं तभी ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, एपोप्टोसिस का नेचर जिस सेल के अंदर खत्म हो गया, तो फिर कैंसर के चांसेस होते हैं। भाई सेल मरेगी ही नहीं, सेल बढ़ती जा रही है, तो अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में सेल इररेगुलर डिवीजन करने लगती है, सेल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं और डेथ नहीं हो रही है सेल की, सिर्फ बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ाती जा रही है, तो हम उसको ट्यूमर नाम दे देते हैं कि यहाँ पे ट्यूमर हो गया, और वही ट्यूमर आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो एपोप्टोसिस नेसेसरी है, होना चाहिए,
और ये करवाता कौन है? लाइसोसोम करवाता है। तो इस तरीके से लाइसोसोम के बहुत ही 3 इंटरेस्टिंग फंक्शन हमने देखे, फैगोसाइटोसिस, ऑटोफेजी और एपोप्टोसिस। देखिए इसको यहाँ समझने के बाद आप एनसीईआरटी एक बार रीडिंग करेंगे, आप एनसीईआरटी रीडिंग करिए, उसके बाद आप उसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं पाएंगे जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। लेकिन पहले आप लेक्चर सुनिए, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करिए और नोट्स बनाइए, ओके। अब हम देखते हैं वैक्यूल। देखिए वैक्यूल भी देख लेते हैं इसी समय हम लोग। वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जैसे अभी देखा हमने लाइसोसोम के ऊपर एक ही मेम्ब्रेन होती है, सेम एज वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। वैक्यूल हमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में थोड़ा डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में आप भी आते हो, हम भी आते हैं, है ना। ये मत सोचना कि एनिमल्स मतलब काऊ बफेलो, इंसान को भी एनिमल्स में ही रखा गया है, ठीक है। वी ऑल आर एनिमल। तो एनिमल में स्मॉल वैक्यूल होता है, प्लांट्स में लार्जर वैक्यूल होता है और सेंट्रल वैक्यूल होता है, मतलब सेल के सेंटर में होता है। अमीबा में और पैरामीशियम में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल देखने को मिलता है, ओके। बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल देखने को मिलते हैं, मतलब गैस से भरे हुए वैक्यूल बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम सेंट्रल वैक्यूल को डिस्कस करेंगे जो कि प्लांट में होता है। अब देखिए प्लांट, अभी तक हमने क्या देखा है कि कोई भी सेल होती है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये बात सिर्फ एनिमल सेल के लिए सही है। अगर ये प्लांट सेल होगी तो इसका वैक्यूल इतना बड़ा हो जाएगा, पूरा सेंटर पोजीशन को ये ऑक्युपाई कर लेगा। देख रहे हैं ना, इसमें सेंट्रल एंड लार्ज वैक्यूल देखने को मिलता है प्लांट में। तो न्यूक्लियस बेचारे इधर किनारे छोटे से सिमट जाएंगे, मतलब न्यूक्लियस को बिल्कुल पीछे ढकेल देगा, किनारे कर देगा और पूरी जगह खुद ले लेगा वैक्यूल। 90% ऑफ द सेल जो है सेंट्रल वैक्यूल घेर लेता है। सेंट्रल वैक्यूल हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में है। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसकी जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। जैसे सेल की मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वैसे वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। 90% ऑफ द सेल घेर लेगा, मतलब सेल के अंदर पूरी जगह 90% तो इसने ले लिया, बाकी 10% में आपके सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वैक्यूल का जो साइटोप्लाज्म होगा, भाई किसी भी सेल के अंदर जो अंदर लिक्विड कंटेंट होता है, जैसे सेल के अंदर जो भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह वैक्यूल के अंदर भी कुछ कंटेंट भरा है, इसके साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सेल सैप। सेल सैप, वैक्यूल के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है उसको हम सेल सैप कहते हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और वैक्यूल के अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं? सेल सैप बोलते हैं। सेल सैप कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। टोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये जो टोनोप्लास्ट है, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इसके पास एक स्पेशल कैपेसिटी है, ये आयंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खींच सकता है। अभी मैं बताती हूँ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। हेल्प इन सेल ग्रोथ, भाई जब 90% जगह इसने ले लिया है सेल का, तो कहीं ना कहीं ये सेल ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये एक तरह का बलून समझ लो कि सेल के अंदर एक बैलून है जो सेल के अंदर पूरी जगह घेरे हुए है और ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब ये बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सेल का भी साइज बढ़ेगा। यानी जब वैक्यूल 90% घेर लिया है, पहले थोड़ा छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, तो जैसे जैसे वैक्यूल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं सेल का भी साइज बढ़ेगा। तो यानी हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द सेल। मेजर रिजर्वर ऑफ आयंस, ये आयंस का मेजर रिजर्वर है, रिजर्वायर है, मतलब इसके अंदर आपको आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोराइड आयंस है, ये सब इसके अंदर ज्यादा होंगे वैक्यूल के अंदर। स्टोर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसियानिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसियानिन स्टोर रहता है। पिगमेंट क्या है? जो भी प्लांट में कलर देने वाले पिगमेंट होते हैं उनको हम पिगमेंट बोलते हैं। जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट का कलर ग्रीन दिखता है, वैसे ये एंथोसियानिन एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है और ये पर्पल कलर देता है। पर्पल कलर के फूल देखे होंगे ना आपने, फ्लावर, तो उसमें एंथोसियानिन पिगमेंट है, ठीक है। और ये जो वैक्यूल है इसके अंदर आपको एंथोसियानिन पिगमेंट स्टोर मिलेगा, ओके। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसके अंदर स्टोर रहते हैं, मतलब सेल का जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, जो सेल का जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कहीं ना कहीं वो कहाँ डाल देगा? वैक्यूल में डाल देगा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये सेल का डस्टबिन है। लाइसोसोम सेल को वो था, डाइजेस्ट करने वाला था, मतलब जलाने वाला था, किसी भी चीज़ को खत्म करने के लिए था, सुसाइडल बैग था। वैक्यूल डस्टबिन है सेल का, ऐसे समझ लो। सेल के अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो कहाँ डाल देगा? वैक्यूल में डाल देगा। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खींच लेता है किसी चीज़ को। देखिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि पोटेशियम आयन है, अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम है और बाहर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, नो यहाँ पे ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा है और बाहर पोटेशियम का कंसंट्रेशन कम है,
तो नियम ये कहता है कि कोई भी आयन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खींच लेगा, मतलब बाहर पोटेशियम कम है फिर भी ये अंदर ले लेगा, मतलब लो से हाई की ओर खींच लेगा। जब कोई भी पार्टिकल, कोई भी आयंस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं तो हम बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे हैं। हाई टू लो जाना ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो क्या करता है ये, जबरदस्ती सेल की चीजों को खींच लेता है। जैसे ये सेल है, सेल में पोटेशियम है, सोडियम है या क्लोराइड आयन है, ये सब पहले से ही क्या है, लेस है। क्या है, लेस है। इनके अंदर ये सब चीजें हाई हैं, पहले से ज्यादा है, लेकिन इनको और चाहिए, सब खींच लेंगे, है ना। तो जबरदस्ती ये सेल के साइटोप्लाज्म से आयंस को अपने अंदर खींच लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ले रहा है, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ले रहा है, ठीक है। हाई टू लो तो होता ही है, लेकिन लो टू हाई जब होता है तो हम बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, यानी जबरदस्ती ले लेंगे कि और चाहिए हमको, और चाहिए, सारा हमारे अंदर भर दो, सारे आयन, सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे वैक्यूल में डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से इनका नेचर है, इसीलिए हम बोलते हैं कि मेजर रिजर्वर ऑफ आयंस है, मतलब हर तरह के आयंस आपको वैक्यूल के अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे इन कंपैरिजन टू द साइटोप्लाज्म, क्योंकि जबरदस्ती ले रहा है ना ये तो साइटोप्लाज्म से, तो ज्यादा तो होंगे ही इसके पास, ठीक है। सेल की ग्रोथ में हेल्प करता है, और वेरी इंपॉर्टेंट कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट एंथोसियानिन है इसके पास, 90% सेल का इसने घेर रखा है। तो ये हमने डिस्कस किया प्लांट वैक्यूल की। थोड़ा सा हम अमीबा और पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और जो फूड वैक्यूल देखने को मिलते हैं, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। देखिए फूड वैक्यूल क्या है, जैसे अमीबा है, अमीबा को आपको बताया ना, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, ऐसा होता है अमीबा। जब इसको इसका कोई शेप नहीं होता, आप इसकी बॉडी को ऐसे कैसे भी बना दो अमीबा बन जाएगा। इसको अपना फूड लेना होता है, तो मान लीजिए इसका फूड है, तो ये अपने ऐसे स्यूडोपोडिया, झूठे पैर बना लेता है। ये अपनी बॉडी को ऐसे बाहर निकालेगा, ये देखिए ऐसे इसने फूड को ऐसे चारों तरफ से अपने पैर से कवर कर लिया, और ये झूठे पैर हैं जो इसने अपने साइटोप्लाज्म को ऐसे बाहर निकाल के बनाया हुआ है। इसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया से इसने फूड को घेर लिया, और फिर अल्टीमेटली ये फूड को अंदर ले लेता है। अब ये फूड को अंदर ले लेगा तो ये स्यूडोपोडिया आपस में ऐसे बंद होके ये एक्चुअली में एक वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये फूड इसके अंदर आ गया, ये देखिए फूड अंदर आ गया इसकी। पहले इसने स्यूडोपोडिया बनाया, स्यूडोपोडिया से इसने फूड को चारों तरफ से घेरा, और उसके बाद स्यूडोपोडिया को ज्वाइंट करके एक फूड वैक्यूल जैसा एक स्ट्रक्चर बना लिया, जिसके अंदर इसका फूड कैप्चर है और फूड अंदर आ गया। तो ये फूड है, और फूड किसके अंदर बंद है, फूड वैक्यूल में बंद है। फूड वैक्यूल के अंदर इसने फूड को बंद कर रखा है। इसके पास लाइसोसोम होता है, इसके पास भी लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम वही जल जाऊंगा जला दूंगा, है ना। इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये लाइसोसोम फिर जाके फूड वैक्यूल से टकराएगा, फूड वैक्यूल को तोड़ेगा और फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तो जब ऐसे लाइसोसोम पहले अकेले है तो हम इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। फिर ये प्राइमरी लाइसोसोम जब फूड वैक्यूल से जाके फ्यूज कर जाएगा, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज करेगा, तब हम इसको बोल देंगे ये सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। तो फूड वैक्यूल आपको समझ में आ गया होगा। फूड वैक्यूल एक्चुअली में अमीबा में फूड को अंदर इंगल्फ करने के लिए बनते हैं। पहले अमीबा एक झूठे पैर बनाता है, स्यूडोपोडिया बनाता है, जिससे वो फूड को चारों तरफ से घेर लेता है। फिर वो स्यूडोपोडिया ही आपस में जुड़कर फूड वैक्यूल मतलब एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसके अंदर फूड कैप्चर हो गया है और वो अंदर अमीबा के बॉडी के अंदर आ गया। और किसके अंदर बंद होके आया है, फूड वैक्यूल के अंदर बंद होके आया है फूड। फिर उस फूड वैक्यूल से लाइसोसोम टकराएगा, फूड वैक्यूल को तोड़ेगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा। जब पहले लाइसोसोम को हमने प्राइमरी लाइसोसोम बोला, और जब ये फूड को डाइजेस्ट करेगा, फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज होगा, तब हम उसी लाइसोसोम को सेकेंडरी लाइसोसोम कह सकते हैं। तो ये है हमारा क्या, फूड वैक्यूल। अब हम देखते हैं थोड़ा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एक्चुअली में अमीबा में ही पाए जाते हैं, अमीबा पैरामीशियम में सभी देखने को मिलता है। देखिए अमीबा पैरामीशियम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, हम जानते हैं ये पानी में होते हैं। तो इनके पास एक स्पेशल वैक्यूल होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भाई ये पानी में है, तो इनकी बॉडी में खूब सारा वाटर भी जाता होगा, खूब पानी जाता होगा इनकी बॉडी के अंदर। और इतना पानी जाएगा कि 24 घंटे इनको पानी में ही रहना है, तो इनकी बॉडी बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। और उस वाटर की वजह से कहीं ये फट न जाए, है ना, एक लिमिट होती है किसी चीज़ को अपने अंदर रखने की। तो ये वाटर की वजह से फट ना जाए, तो इस वाटर को रेगुलेट करने के लिए इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जो एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर निकालता है। समझ में आया?
एक्सेस वाटर को, ज़्यादा पानी को कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बॉडी से बाहर निकालेगा। इन सिंपल लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि ये वाटर रेगुलेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ वाटर। बॉडी के अंदर कितना पानी रहना है, कितना नहीं रहना है, ये डिसाइड करेगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी। दैट्स ऑल अबाउट द वैक्यूल। तो वैक्यूल हमने कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखा, फूड वैक्यूल देखा, प्लांट्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखा, और एनिमल्स में स्मॉल वैक्यूल होते हैं जिसका डिस्कस नहीं किया गया एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये है आपका 2 टॉपिक आज हमने कवर किए, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत हमारे 4 ऑर्गेनेली आते हैं, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। चारों को हमने बारी बारी करके अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आप प्रॉमिस करिए कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग ज़रूर लगाएंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग फिर से किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।